हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। और बच्चों, सबसे पहला हमारा आता है पदार्थ। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ को पहचानेंगे कैसे, इनके बारे में सही तरीके से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बच्चों, पदार्थ जो स्थान घेरता है, जो भी स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और जिसके पास द्रव्यमान होता है, जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर भी स्थान घेरेगा तो ये भी क्या है, पदार्थ है। इसके पास भी द्रव्यमान है तो ये भी क्या है, पदार्थ है। तो जिसके पास द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद कर लेना है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहले आता है हमारा ठोस, जो कि एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। दूसरा हमारा आता है द्रव्य, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा हमारा है गैस। बच्चों, इन तीन के बारे में नाइन्थ क्लास में पढ़ना है। और बाकी दो और भी होते हैं, कंडेंसेट भी होता है एक, जिसके बारे में नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ना है और इन तीनों से रिलेटेड सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, इसको सही तरीके से समझ लो। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में कि ठोस होता क्या है। ठोस पहचानेंगे कैसे, द्रव्य को कैसे पहचानेंगे और गैस को कैसे पहचानेंगे, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। बच्चों, जितने भी ठोस होते हैं उसके आकार जो होते हैं निश्चित होते हैं। जिसके भी आकार निश्चित होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे हमारा मार्कर हो गया, इसका आकार क्या है, निश्चित है, ये भी क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। जैसे हमारी घड़ी हो गई, ये भी इसका आकार भी क्या है, निश्चित है, इसे भी हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। तो जितने भी ठोस होते हैं उसके आकार निश्चित होते हैं। और जिसके भी आकार निश्चित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। तो बच्चों, ठोस के आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और भाई, ठोस के आकार निश्चित इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूती से इसके कण होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। उसके बाद बच्चों, जो द्रव्य होते हैं जिसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, जैसे पानी हो गया। बच्चों, पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास के आकार का बन जाएगा। अगर उसी पानी को थाली में डालेंगे तो थाली का आकार का बन जाएगा। अगर उसी पानी को हम लोग कटोरे में डालेंगे तो उसी आकार का बन जाएगा। लेकिन हाँ, द्रव्य का आकार जो होता है बर्तन के अनुसार निश्चित होता है, लेकिन अगर बर्तन को छोड़ दिया जाए तो उसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और बच्चों, गैस का भी आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार नहीं होता है। बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ठोस के आयतन जो होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। जितने भी ठोस होते हैं उसके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और द्रव्य के भी आयतन निश्चित होते हैं, क्योंकि अगर मान लिया 1 लीटर दूध को हम थाली में रखेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। अगर उसी दूध को हम बोतल में रख देंगे तब भी कितना होगा, 1 लीटर ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों, द्रव्य का आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस के आकार जो होते हैं निश्चित नहीं होते हैं। गैस के आकार निश्चित नहीं होते, इसका आकार भी निश्चित नहीं होते और आयतन भी निश्चित नहीं होते। इसके दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होते। बच्चों, सही तरीके से समझते चलना है। एग्जाम में कभी कभी है जो इन तीनों में अंतर पूछ लिया जाता है कि ठोस, द्रव्य और गैस में क्या अंतर है। इनके अंतर को सही से याद कर लेना है। और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूँ इससे अलग एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। इन्हीं क्वेश्चनों को सही तरीके से पढ़ के जाना है, अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे अगर सही से पढ़ कर जाओगे तो। बच्चों, इन क्वेश्चनों पे सही से ध्यान देना है। चलो, इसके बारे में और बात कर लेते हैं, इनके तीन तीन अंतर के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में 3 नंबर का आ जाए बच्चों तो 3 3 अंतर लिखना है। बच्चों, पहला अंतर, ठोस के आकार निश्चित होता है। उसके बाद द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठोस का आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव्य के आयतन निश्चित होते हैं और गैस के आयतन निश्चित नहीं होते। ठोस के जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, द्रव्य के जो कण होते हैं थोड़े दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इसके 3 3 अंतर है जो सही तरीके से याद कर लेना। उसके बाद बच्चों, हम बात करते हैं शुष्क बर्फ के बारे में बात करते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार है जो 1 नंबर के सवाल ये पूछे जाते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद करना है। शुष्क बर्फ होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को, जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में बदल दिया जाता है, ठोस रूप में बदल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, शुष्क बर्फ कहते हैं। इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद कर लेना है। यानी CO2 के ठोस रूप को हम क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ कहेंगे। CO2 के ठोस रूप को, ठोस रूप को बच्चों, CO2 के मतलब, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड
के ठोस रूप को क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ कहेंगे। ये भी एग्जाम में 1 नंबर का सवाल जो कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी सही तरीके से बच्चों याद कर लेना है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चों, इन क्वेश्चनों को सही तरीके से याद करते हुए चलना है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं तापमान के बारे में। तापमान होता क्या है, जिससे हमें गर्मी और सर्दी का पता चलता है, उसे हम तापमान कहते हैं। और तापमान पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इन सवालों के बारे में भी हम बात करते हैं बच्चों। तापमान पे पहला सवाल ये पूछा जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चों याद रखना है केल्विन। तापमान को हम केल्विन से नापते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। 1 नंबर के सवाल ये पूछे जाते हैं। और एक और सवाल जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, खास करके जो फर्स्ट टर्म का पेपर होता है हमारा, उस एग्जाम में बार बार है जो तापमान के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, इसी पे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। इसको सही तरीके से समझ लो, पेपर में जरूर आएगा ये सवाल जो है, एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। इसको सही तरीके से बच्चों समझ लो। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर बच्चों मैं यहाँ पे कर दूं 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 1 में 273 को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। जब भी तुमसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा, तो 273 को जोड़ देना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुमसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा, तो 273 को जोड़ देना है, यानी कि ऐड कर देना है। बच्चों 273 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 274 केल्विन हो जाएगा। तो जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा, तो 273 को जोड़ देना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 डिग्री सेल्सियस, अगर बच्चों हम 100 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 273 को जोड़ देंगे। और जैसे ही बच्चों 100 में 273 को जोड़ेंगे, तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, तो 273 को जोड़ देना है। और बच्चों कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ लेता है। उल्टा क्या पूछेगा, ये केल्विन में दिया रहेगा और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया 9 केल्विन, कितने केल्विन है, 9 केल्विन है। अब इस केल्विन को हमें बदलना है किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। जब भी केल्विन में दिया रहेगा और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा, तो बच्चों केल्विन में से डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देना है, यानी कि 9 माइनस 273। ध्यान रखना बच्चों, 273 में से 9 माइनस नहीं करना है, 9 में से 273 माइनस करना है। कि जितना भी केल्विन दिया रहेगा, उस केल्विन में से 273 को माइनस करना है, ना कि 273 में से माइनस करना है। इस पॉइंट को बच्चों याद रखना। तो बच्चों बताओ, 273 में से हम 9 माइनस कर देंगे, 273 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों 4 बचेगा, और यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया, और ये हमारा 2 हो गया। कितना आ जाएगा बच्चों, 264 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि अगर हमें कभी भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तो बच्चों हमेशा क्या करते हैं, 273 को माइनस कर देते हैं, यानी 273 को क्या कर देना है बच्चों, माइनस कर देना। अगर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ताकि वो सही से क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम ना हो। इस बार हमने क्या किया, 100 केल्विन लिया। 100 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 273 को माइनस कर देंगे। और जैसे ही 100 में से 273 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 173 डिग्री सेल्सियस। और ये एग्जाम में सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इस सवाल को सही तरीके से समझ लेना बच्चों, और एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसे सही से करके जाना है। बस याद क्या रखना है, अगर जब भी तुमसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा, तो 273 को जोड़ देना है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा, तो 273 को माइनस कर देना है। इस पॉइंट को सही तरीके से याद कर लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, यही 2 सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तापमान पे। पहला क्या था हमारा, केल्विन। भाई केल्विन क्या है, तापमान का एसआई मात्रक है, इसको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है तो हर बार पूछा जाता है बच्चों,
भाई फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये सवाल हर बार पूछे जाते हैं कि केल्विन को सेल्सियस में बदलो और सेल्सियस को केल्विन में बदलो। बस एक ही पॉइंट याद रखना है, जब भी तुमसे सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा तो 273 को जोड़ देना है, और केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा 273 को माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों गलनांक के बारे में। गलनांक होता है क्या? जिस तापमान पर ठोस पिघलने लगता है। गलनांक का मतलब गलना, गलनांक का मतलब क्या होता है? गलना। तो जिस तापमान पर ठोस पिघलने लगता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कई बार है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो आइस होता है, जो बर्फ होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बच्चों जैसी बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो बर्फ जो होता है पिघलने लग जाता है। अगर माइनस में रहा, जैसे बच्चों -1 डिग्री सेल्सियस रहा, -2 डिग्री सेल्सियस रहा, तो जो बर्फ होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होगा बर्फ है जो पिघलने लग जाएगा। तो जी बच्चों समझ में आ गया? यानी कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और गलनांक किसे कहते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलने लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। इसको सही तरीके से बच्चों याद कर लेना है, कई बार है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सवाल। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है? जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लग जाता है, यानी कि भाप में बदल जाता है, यानी जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लग जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लग जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और बच्चों याद रखना, पानी का जो क्वथनांक होता है, यानी कि पानी का मतलब H2O, पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है। और बच्चों ये भी सवाल है जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसको भी बच्चों सही तरीके से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है जो उबलने लग जाता है, और जितने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा द्रव्य उसी को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों क्वथनांक क्या होता है? तो याद रखना है कि जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पेपर में आता ही आता है बच्चों, इससे रिलेटेड सवाल पेपर में पूछे ही जाते हैं। इसको सही तरीके से याद कर लेना, सही तरीके से तैयारी करके जाना है, ताकि ये क्वेश्चन जो पेपर में छूटे ना। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? भाई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, और जो पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे बच्चों हमारा कपूर हो गया, कपूर को जब हम जलाते हैं तो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो कपूर भी क्या कहलाएगा बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड के साथ भी ऐसे होता है बच्चों, जब अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो भी ठोस रूप में होता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। उसके बाद बच्चों नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन भी ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। उसके बाद बच्चों एक और, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था शुष्क बर्फ के बारे में पढ़ा था बच्चों, ये भी ठोस से डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? गैस से बदल जाता है। तो जो भी पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, जो भी पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पिछली बार बच्चों ऊर्ध्वपातन पे 3 उदाहरण पूछे गए थे, 3 एग्जाम्पल पूछे गए थे, और इसके कभी कभी परिभाषा भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों उदाहरण भी याद रखने और परिभाषा भी याद रखना है। परिभाषा अगर पूछ लिया तो बताना है जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब बच्चों अगर एग्जाम्पल पूछ लिया, उदाहरण पूछ लिया, तो कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। उसके बाद कभी कभी बच्चों 1 नंबर का सवाल घनत्व के बारे में पूछे जाते हैं। घनत्व होता क्या है? तो इकाई आयतन में कुल द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई का मतलब जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर जो भी होता है बच्चों, इस इकाई कहते हैं। इकाई आयतन में जितने भी द्रव्यमान होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और बच्चों घनत्व के जो एसआई मात्रक है, जो कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसका याद रखना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों घनत्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ये है जो सवाल कई बार है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। घनत्व का एसआई मात्रक कई बार है जो पूछा जा चुका है बच्चों। इसको सही तरीके से याद कर लेना है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी बच्चों क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसका एसआई मात्रक होता है बच्चों? घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। भाई जो दाब हमारे वायुमंडल से मिलते हैं, जो जो दाब वायुमंडल से लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस पे जो कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों, इसलिए इसको फिर डेफिनेशन याद कर लेना कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। तो जो दाब वायुमंडल से लगता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसके बाद टिंडल प्रभाव भी बच्चों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टिंडल प्रभाव को भी सही तरीके से याद कर लेना है कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। जो कण प्रकाश से किरणों को फैला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो कण प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। कभी कभी बच्चों इससे टिंडल प्रभाव के उदाहरण पूछ लेते हैं। तो बच्चों टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण याद रखना। एक तो दूध का एग्जाम्पल देना, दूध भी एक टिंडल प्रभाव का इफेक्ट दिखता है। और बच्चों एक है चौक। चौक हमने लिया, चौक को जैसे हम पानी में डालेंगे बच्चों और जैसे उसमें से लाइट पास करेंगे तो वो भी टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण होगा। तो बच्चों चौक का विलयन हो गया, जैसे चौक को पानी में घोलेंगे क्या होगा? टिंडल प्रभाव होगा। और दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों? दूध। दूध सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों, इसको सही तरीके से याद कर लेना है। दूध का उदाहरण जो है किसका है? टिंडल प्रभाव का है। और जो कण प्रकाश से किरणों को फैला देता है उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको सही तरीके से बच्चों याद कर लेना है। कई बार है जो एग्जाम में 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बाष्पीकरण के बारे में। बाष्पीकरण पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और बच्चों बाष्पीकरण पे 2-2, 3-3 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो जो किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं बाष्पीकरण होता है क्या है। भाई क्वथनांक से कम तापमान पर, अभी हमने पढ़ा था क्वथनांक क्या होता है। जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जिस तापमान पर द्रव्य उबलने लग जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बाष्पीकरण के बारे में। तो क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव्य भाप में बदल जाता है, क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव्य भाप में बदल जाता है उसे बाष्पीकरण कहते हैं। कभी कभी बच्चों इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का परिभाषा पूछ लिया जाता है बच्चों, सही तरीके से याद कर लेना है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव्य उबलने लग जाता है, मतलब भाप में बदल जाता है, किससे बदल जाता है? भाप में बदल जाता है, उसे हम बाष्पीकरण कहते हैं। बच्चों एक बार और मैं रिवाइज करवाता हूँ, सही तरीके से याद करना है, इसका एग्जाम्पल भी याद करना है। इससे इसका प्रभाव, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इस पे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि बाष्पीकरण होता क्या है। तो वही क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव्य भाप में बदल जाता है उसे बाष्पीकरण कहते हैं। और बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के सवाल है जो बाष्पीकरण पे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। बच्चों हम बात कर रहे हैं बाष्पीकरण के बारे में। और हमने पढ़ा कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं और बाष्पीकरण पे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। भाई बाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव्य भाप में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। अब बाष्पीकरण पे सवाल जरूर पूछा जाता है बच्चों, इसको सही तरीके से याद कर लेना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ये सवाल है जो कई बार है जो एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। इसको सही तरीके से बच्चों याद कर लेना है। और बच्चों बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है इसके बारे में थोड़े हिंट दे देता हूँ बच्चों, सही ताकि और सही तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले बच्चों हमारा इसमें आता है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले सबसे पहला जो कारक है जिसका नाम है सतह का क्षेत्रफल। बच्चों जो बाष्पीकरण होता है वो सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसके क्षेत्रफल पे? सतह का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बच्चों याद करना है, सही तरीके से याद कर लेना है इसको। भाई बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो पहला कारक है जिसका नाम है सतह का क्षेत्रफल।
जो बाष्पीकरण होता है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बच्चों फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया बच्चों हमने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद कुछ कपड़े को हमने मरोड़ कर सूखने के लिए दे दिया और कुछ को हमने फैला कर सूखने के लिए दे दिया। तो बच्चों कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? जो फैला हुआ कपड़ा हो वो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन जो हमने मरोड़ कर रख रखा है कपड़े को सूखने के लिए वो जल्दी नहीं सूखेगा। बच्चों क्योंकि जो जिस कपड़े को हमने फैला रखा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और जिसको हमने मरोड़ के रख रखा है उसका क्षेत्रफल कम है। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसमें बाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका बाष्पीकरण भी कम होगा। यानी कि अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल को कम करेंगे तो बाष्पीकरण भी क्या होगा? कम होगा। तो बच्चों सही तरीके से इसको याद कर लेना है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि कप की अपेक्षा हम प्लेट से जल्दी गर्म दूध या चाय क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा हम प्लेट से जल्दी गर्म दूध क्यों पी लेते हैं? तो बच्चों सिंपल सी बात है, कप का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है जिसके कारण उसमें बाष्पीकरण ज़्यादा होता है और दूध जो जल्दी से ठंडा हो जाता है, इसलिए हम गर्म दूध जल्दी से पी लेते हैं। कप का क्षेत्रफल जो होता है कम होता है किसके मुकाबले? प्लेट के मुकाबले। उसमें उसमें बाष्पीकरण कम होता है इसलिए दूध को ठंडा होने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम जल्दी से गर्म दूध नहीं पी पाते हैं। तो इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले पहला कारक क्या है? सतह का क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल को कम करेंगे तो बाष्पीकरण कम होगा। और बच्चों इस पे पहला सवाल क्या पूछा जाता है? गर्म दूध या चाय कप की अपेक्षा प्लेट से हम जल्दी पी लेते हैं। तो बच्चों सिंपल याद रखना है, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अब कप का क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। अब प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जल्दी से जो दूध ठंडा हो जाता है और उसको हम पी लेते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला बच्चों दूसरा कारक है जिसका नाम है तापमान। बच्चों जो बाष्पीकरण है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो बाष्पीकरण है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी तापमान हम बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, तापमान को कम करेंगे तो बाष्पीकरण भी क्या होगा? कम होगा। बच्चों गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है और सर्दियों में तापमान कम होता है। और ज़्यादा तापमान होने के कारण कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो बाष्पीकृत हो जाता है, जल्दी से बाष्पीकृत हो जाता है। और सर्दियों में कम तापमान होने के कारण बाष्पीकृत होने में टाइम लगता है, इसलिए हमारे कपड़े जो सूखने में टाइम लग जाता है। यानी कि हम तापमान को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, अगर तापमान को कम करेंगे तो बच्चों बाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बच्चों तीसरा कारक है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है जिसका नाम है नमी। बच्चों नमी, आर्द्रता भी बोलते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना। यानी कि हम नमी को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण कम हो जाएगा, नमी को कम करेंगे तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा। बच्चों रात के समय पे नमी ज़्यादा होता है, हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन दिन के समय पे बच्चों नमी कम होता है इसलिए हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल, सर्दियों में नमी ज़्यादा होता है इसलिए हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, और गर्मियों में नमी कम होता है इसलिए हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्योंकि नमी बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण कम होगा और नमी को कम करेंगे तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा। यानी कि बच्चों बाष्पीकरण ही है जिसके कारण हमारे कपड़े सूख जाते हैं, बाष्पीकरण ही है जिसके कारण बारिश होती है। अगर बाष्पीकरण नहीं होता बच्चों तो बारिश भी नहीं होते, अगर बाष्पीकरण नहीं होता तो हमारे कपड़े भी नहीं सूखते, क्योंकि कपड़े सूखने के लिए बाष्पीकरण का होना बहुत जरूरी है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तापमान ज़्यादा हुआ बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, नमी ज़्यादा हुआ बाष्पीकरण कम हो जाएगा। और बच्चों चौथा कारक बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला जो चौथा कारक है जिसका नाम है वायु की गति। बच्चों जो बाष्पीकरण है वो वायु की गति पर भी निर्भर करता है, वायु की गति पर भी बाष्पीकरण निर्भर करता है। यानी कि अगर वायु को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा और वायु को कम करेंगे तो बाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चों मान लिया इस कमरे के अंदर हमने एक पंखा लगा दिया, बहुत तेज पंखा लगा दिया और यहाँ पे कपड़े हमने फैला दिए, और दूसरे कमरे में जिसमें पंखा बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ और उसमें भी हमने कपड़े को फैला दिया। बच्चों किसमें कपड़े जल्दी सूखेंगे? जिसमें पंखा लगा होगा उसमें कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि बच्चों वायु की गति होगी। और जिसमें पंखा नहीं लगा हुआ उसमें वायु की गति नहीं होगी, उसमें कपड़े जो जल्दी से नहीं सूखेगा। यानी कि वायु की गति को बढ़ाएंगे
तो बाष्पीकरण भी बढ़ेगा, और वायु की गति को कम करेंगे तो बाष्पीकरण भी कम होगा। तो बच्चों इस तरीके से बाष्पीकरण पे जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इन सवालों को सही तरीके से पढ़ के जाना बच्चों, इससे अलग एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, ताकि दिमाग में सही तरीके से आ जाए और एक भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में ना छूटे। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जिसका नाम है संगलन के प्रसुप्त उष्मा। प्रसुप्त का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, हिडन एनर्जी, यानी कि जो छुपी हुई एनर्जी होती है, जो छुपी हुई ऊर्जा होता है, उसे हम प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। संगलन के प्रसुप्त उष्मा कहेगा बच्चों तो ध्यान रखना है कि जब 1 किलोग्राम ठोस को, मतलब 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए जितना भी उष्मा देते हैं, जितना भी ऊर्जा देते हैं, उसे संगलन के प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। संगलन सॉरी बच्चों, संगलन का मतलब होता है गलना। संगलन का मतलब क्या होता है बच्चों? गलना। संगलन, गलन का मतलब गलना। कौन गलेगा? ठोस गलेगा। यानी 1 किलोग्राम ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए जितना भी उष्मा देते हैं उसे संगलन के प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। ये भी बच्चों कई बार है जो 2 से 3 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी बच्चों सही तरीके से याद कर लेना। उसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है जिसका नाम है बाष्पीकरण के प्रसुप्त उष्मा किसे कहते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। संगलन का मतलब गलना। बाष्पीकरण का मतलब किसका बाष्पीकरण होता है? पानी का बाष्पीकरण होता है। किसका बाष्पीकरण होता है? द्रव्य का बाष्पीकरण होता है। यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्य को भाप में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए जितना भी उष्मा देते हैं उसे बाष्पीकरण के प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी बच्चों सही तरीके से याद कर लेना है। 1 किलोग्राम द्रव्य को भाप में बदलने के लिए जितना भी उष्मा देते हैं उसे बाष्पीकरण के प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन जो है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पेपर में आना ही आना है बच्चों। इन दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल सही तरीके से समझना, ताकि एग्जाम में बिल्कुल ना भूलें। बच्चों क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? भाई घड़े जो होते हैं मिट्टी से बने होते हैं, ठीक है, और मिट्टी से बने होने के कारण जो पानी होता है वो घड़े में से आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। घड़े से क्या करता है? आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और जैसी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है वो बाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बाष्पीकृत हो जाता है, और जहाँ पे भी बाष्पीकरण होगा वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। भाई कूलिंग इफेक्ट इवोपरेशन के कारण होता है। भाई जो ठंडापन होता है वो बाष्पीकरण के कारण होता है। तो घड़े के जो कण होते हैं वो आसपास से ऊर्जा इकट्ठा कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और जैसे वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं पानी है जो बाष्पीकृत होने लग जाता है, और जिसके कारण घड़े का पानी है जो ठंडा हो जाता है। इस क्वेश्चन पे भी बच्चों सही तरीके से याद कर लेना है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको भी सही तरीके से याद करके जाना है। उसके बाद बच्चों गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? ये भी पेपर में बच्चों कई बार आ चुका है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। और क्यों पहनना चाहिए? सूती कपड़ा जो होता है बच्चों एक अच्छा अवशोषक होता है, वो पसीने को अवशोषित कर लेता है, आसानी से अवशोषित कर लेता है, और पसीने को अवशोषित करने के बाद उसको बाष्पीकृत कर देता है। भाई पसीने को अवशोषित करने के बाद क्या कर देता है? बाष्पीकृत कर देता है, और जिसके कारण हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। जहाँ पे भी बाष्पीकरण होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा, यानी कि ठंडापन होगा। जहाँ पे भी बाष्पीकरण होगा वहाँ पे क्या होगा बच्चों? ठंडापन होगा। तो जो गर्मियों में जब हम सूती कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़ा जो होता है पसीने को अवशोषित कर लेता है, और जैसे सूती कपड़ा पसीने को अवशोषित कर लेता है तो गर्मी के कारण पानी है जो बाष्पीकृत होने लग जाता है, और जिसके कारण हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।